अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इकराम खान यूसुफजई एबटाबाद से आप लोगों से मुखातिब हूँ। मुझे अक्सर बहुत सारे सवालात का सामना करना पड़ता है जब भी मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने केसेस शेयर करता हूँ, और वो केस इनक्योरेबल केस हो, डीजनरेटिव केस हो, और जहाँ पे मैंने बताया हो कि मैंने ये सिंगल दवाई ये एक डोज दी है और 2-3 महीने तक पेशेंट प्लासिबो पे रहा है, नॉन मेडिकेटेड ग्लोब्यूल्स या कुछ भी कह लें। तो ऐसे प्रैक्टिशनर जो बिगिनर्स हैं या ऐसे स्टूडेंट्स जो जो डिग्री होल्डर हैं, जो प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मुख्तलिफ सवालात करते हैं मुझसे कि सर ये तो TDS देते हैं, बाज़ लोग BDS देते हैं, OD देते हैं, कई महीनों तक देते हैं। हाउ इट कैन पॉसिबल कि एक डोज इतने अरसे तक एक डी जनरेटिव केस ठीक करे। इसी तरह से मुख्तलिफ सवालात, सर पोटेंसी कौन सी होनी चाहिए, कब रिपीटिशन होनी चाहिए, इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो इसके लिए मैंने ऑनलाइन कोर्स 2 बैचेस ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने वो कोर्स किया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो समझे हैं और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को सही रुख पे डाला है, और उनको क्लिनिकल रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। पहले से बेहतर उनके क्योरिंग रेट्स ज़्यादा हो रहे हैं। मिसाल, एक बंदा अगर दिन में 100 मरीज देखता है और उसके टोटल 100 में से 10 मरीज क्योर होते हैं। क्योर का मुराद ये है कि विद प्रोलॉन्ग फॉलो अप टू 3 इयर्स के अगले 3-4 सालों में उसका मसला किस हद तक ठीक हुआ। ठीक है। तो ये सारी बातें मैं बताऊंगी कि शिफा असल में है क्या, जिसका डॉक्टर हरमन ने तस्वर दिया है। यानी मरीज ने दवाई खा ली, वो ठीक हो गया, बस ये शिफा नहीं है। शिफा के अपने पैरामीटर्स हैं, आरडीएल के और के अपने फीचर्स हैं। वो अगर नज़र आ रहे हैं आपके मरीज में तो देन आपका मरीज ठीक हो रहा है, अदरवाइज आपका केस सप्रेस हो रहा है। यानी इन सारे सवालात के जवाबात का मैंने यही हल समझा कि मैं ऑनलाइन कोर्सेज करूं। तीसरा बैच इंशाल्लाह मेरा करीब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसके कुछ आउटलाइंस देने जा रहा हूँ आपको कि उसमें हम क्या पढ़ेंगे। मेरा मुख्तसर सा तारुफ तो आपके स्क्रीन पे है। चलिए चलते हैं, देखते हैं कि आगे हम जाके इस कोर्स में क्या पढ़ेंगे। सबसे बुनियादी बात, लॉ ऑफ सिमिलर को पढ़ना इतना ही ज़रूरी है क्योंकि बाकी जितने भी लॉज हैं वो इसके साथ यानी ये बेस है। बाकी जितनी भी लॉ है वो आप समझ लें कि कड़ियाँ हैं, जंजीर की कड़ियाँ हैं। अगर आपको ये बेसिक लॉ ही नहीं पता या तो ये आपकी जंजीर नहीं बनेगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको समझना। इसी पे ही होम्योपैथी का नाम बेस करता है, लॉ ऑफ सिमिलर पे। लॉ ऑफ डिसिमिलर क्या है, जिसपे एलोपैथी का नाम बेस करते हैं, इसके पीछे बाकायदा लॉ है। ठीक है। और याद रखें, लॉ वक्त के साथ, हालात के साथ, टेक्नोलॉजी एडवांस पे चली जाए, ह्यूमैनिटी बड़ी एडवांस हो जाए, लॉ लॉ होता है, लॉ तब्दील नहीं होता। अगर आपने उस लॉ का मुकम्मल इस्तेफादा करना है तो उस लॉ के उसूलों को फॉलो करेंगे। तो बाकी इसमें हम पढ़ेंगे लॉ पोटेंटाइजेशन की, क्यों पोटेंटाइज दवाई जरूरी है। याद रखें, एक एक पढ़ना, एक एक कंसेप्ट देना। तो मैं आपको जो कंसेप्ट दूंगा, मैं आपको एंड ऑफ दिस कोर्स आपको इन सारे प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करके दूंगा। मेरे क्योर्ड केसेस है, मैं शो करूंगा विद एविडेंस, बिफोर एंड आफ्टर टेस्ट रिपोर्ट्स और वीडियो वेयर पेशेंट विल शो हिज और हर एक्सपीरियंस ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, कि कैसे उन्होंने फील किया, उनका मसला कैसे ठीक हुआ। तो पोटाटाइजेशन क्या है, लॉ ऑफ मिनिमम क्या है। अच्छा, इसमें बड़ी मजे की बात है कि बाद लोग ये समझते हैं कि पोटेंटाइज दवाई मिनिमाइज हो ही गई। एक चीज अगर ड्रग क्रूड हालत में है तो वो मैक्सिमम है, आप उसको पोटेंटाइज कर लें तो वो मिनिमम है। नो, नॉट एट ऑल। लॉ ऑफ पोटेंटाइजेशन अलहदा लॉ है, लॉ ऑफ मिनिमम अलहदा है। पोटेंटाइज चीज भी मैक्सिमम और मिनिमम है। ये ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में मैं आपको
अफॉरिज्म्स कोट करके बताऊंगा कि डॉक्टर हनुमान ये कहना चाह रहे हैं कि हाईएस्ट डायनामाइज्ड जो रेमेडी है उसको भी कम ज्यादा, यानी देख लें कोई 5 कतरे दे रहा है, कोई 10 कतरे भी दे रहा है पोटेंसी के, कोई 1 कतरा भी। डॉक्टर हनुमान कहता है कि कतरा या इवन हाफ कतरा भी मैक्सिमम डोज है। अब डोज क्या है वो जाके हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक पोटेंटाइज दवाई आपने मैक्सिमम डोज में दे दी, इट कैन डैमेज विच कैन बी डिफिकल्ट टू रिपेयर, ये डॉक्टर हनुमान के अल्फाज हैं। और लॉ ऑफ सिंगल रेमेडी क्या है, वाई सिंगल रेमेडी, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड आई विल जस्टिफाई इट थ्रू माय केसेस। हमेशा वो दवाई इस्तेमाल करें जिसकी हेल्दी इंडिविजुअल में फुली प्रूव्ड दवाई इस्तेमाल करनी है, ये भी एक लॉ है। लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन which is the core heart of केस टेकिंग। केस टेकिंग का महवर इंडिविजुअलाइजेशन है। once you individualize the case then you can pick up single minimum remedy easily। अदरवाइज इंडिविजुअलाइजेशन कैसे करनी है इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। वाइटल फोर्स का कंसेप्ट बहुत जरूरी है, अफॉरिज्म 9 to 17 में इसका डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि अफॉरिज्म ये वाइटल फोर्स आखिर भला है क्या भला, और इसको क्यों फॉलो करना जरूरी है। सिम्टम क्या है, अक्सर आप होम्योपैथ से सुनते हैं कि भाई वी फॉलो सिम्टोमेटोलॉजी। सिम्टोमेटोलॉजी को फॉलो करना जरूरी क्यों है, इसको हम पसे पर्दा डालना, हम इसको पसे पुश क्यों नहीं डाल सकते, इसका फुल कंसेप्ट दूंगा। सिम्टम्स की इंपॉर्टेंस क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, जस्ट लाइक लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज। मोडालिटीज में आपका मसला कब बढ़ता है कब कम होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेदर, पोजीशन एंड सो ऑन। कंकोमिटेंट्स क्या है, क्यों जरूरी है। क्लास सिम्टम्स की क्या क्लासिफिकेशंस है, मेंटल जनरल सिम्टम क्या है, फिजिकल जनरल सिम्टम क्या है, पार्टिकुलर सिम्टम क्या है, उनमें से वो कौन सी अलामत है जो आपकी रेमेडी को फाइंड आउट करने के लिए जरूरी है। कॉमन सिम्टम्स क्या है, क्यों हम इग्नोर करते हैं व्हाइल प्रिस्क्राइबिंग रेमेडी। अनकॉमन सिम्टम क्या है, क्यों ये बेस है, क्यों हम इसको बेस बनाते हैं। अनकॉमन, पेक्यूलर, कैरेक्टरिस्टिक, स्ट्रेंज, स्ट्राइकिंग सिम्टम्स, ठीक है, क्यों जरूरी है। इन सबको मिला के टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनता है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम का कंसेप्ट क्या है, अक्सर आपने सिंगल रेमेडी प्रैक्टिशनर्स को सुना होगा कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम को आपको बेस बना के, भाई जी मिसाल हम कहते हैं यार ये इस वर्ड्स की दवाई क्या है, तो पढ़ा लिखा होम्योपैथ यही जवाब देते हैं कि भाई वेयर इज द टोटलिटी ऑफ सिम्टम, ठीक है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम इज इक्वल टू मेंटल प्लस इमोशनल प्लस फिजिकल जनरल थर्स्ट एपेटाइट एंड सो ऑन, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट ऑफ डिजीज, होम्योपैथी का जो कंसेप्ट है डिजीज का वो क्या है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं, लेकिन होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से डिजीज एक अलग चीज है, ठीक है। डिजीज इज नॉट पैथोलॉजी, पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। We will just read it in aphorism number 81 where Dr. Hahnemann strongly said that pathological labels given by allopathic, a homeopathic physician didn't consider these pathological labels while prescribing similimum single remedy, ठीक है। The concept of disease given by allopathy is just of 5 to 6% or 5 to 10% of what a homeopathy doctor needs, ठीक है। सिर्फ 10% को बेस बना के प्रिस्क्रिप्शन करना, ये एक दिस इज समथिंग इरेशनल, ठीक है। पैथोलॉजी इज इंपॉर्टेंट बट इट इज जस्ट द 10% ऑफ ओरिजिनल डायनामिक डिस्टर्बेंस, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ क्या है, हेल्थ का कंसेप्ट जो WHO ने दिया हुआ है उसको मनवन होम्योपैथी तो फॉलो करता है लेकिन एलोपैथी फॉलो नहीं करता है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और मिशन क्या होना चाहिए एक फिजिशियन का, वो आइडियल क्योर होना चाहिए। अब आइडियल क्योर क्या है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि शिफा है क्या, ये क्या बला है, तो ये भी जरूरी है। क्वालिटीज ऑफ फिजिशियन क्या, डॉक्टर हार्मन क्या चाहता है हमसे फिजिशियन से, एंटीपैथी क्या है, एलोपैथी क्या है, एसोपैथी क्या है, इसके कंसेप्ट क्या है।
क्यों मेडिसिन, क्यों एक डोज हम देते हैं तो ये स्ट्रॉन्गर होती है नेचुरल डिजीज से, इसके मुख्तलिफ एग्जाम्पल से समझाया जाएगा। प्राइमरी और सेकेंडरी मेडिसिन, असल में हमारी दवाई जिस्म में जाके अंदर करती क्या है, जब आप इसको समझ लेंगे तो फिर आप रोजाना टीडीएस, बीडीएस, पोटेंसीज नहीं देंगे, ठीक है। फिर आप लॉ को ब्यूटीफुली अप्लाई करेंगे और इनक्योरेबल केसेस, एस्थमा, आउट इम्यून डिजीजेस, स्किन एलर्जीज और कैंसर थर्ड फोर्थ स्टेजेस आप क्योर करने के काबिल होंगे। क्योर अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इस हालत में उसको ले आएंगे कि कसम पुरसी के आलम में मरीज दुनिया से नहीं जाएगा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस कंप्लीट केस चेकिंग। डॉक्टर हनुमान ने जो केस चेकिंग समझाई है उसका कोई नेमल बदल नहीं है। मजा आ जाएगा आपको इस केस चेकिंग को सीखने में। जो फॉर्जम नंबर 83 से 104 तक इसमें केस चेकिंग समझाई है, एक्यूट की क्या कर कैसे करनी है, क्रॉनिक की कैसे करनी है, एपिडेमिक डिजीजेस में कैसे करनी है, ठीक है। फिर हम डोज मैनेजमेंट, पोसोलॉजी, होम्योपैथी में डोज का बड़ा किरदार है। आप रेमेडी परफेक्ट सेलेक्ट कर लें, डोज आपने ठीक नहीं दी, पोटेंसी आपने ठीक सेलेक्ट नहीं की, आपने ड्राई डोज कहाँ देनी है, आपने वेट डोज कहाँ देनी है, ड्राई डोज और वेट डोज है क्या, ठीक है। ये डॉक्टर हार्मन की 6th एडिशन में ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में डिटेल में बताया है, अपनी जिंदगी का निचोड़ बताया है उन्होंने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे होम्योपैथिक कोलीग्स, डॉक्टर्स इसको क्लिनिक में अप्लाई नहीं करते। और जब आपने डोज देनी है तो कब रिपीट करनी है, एलएमपोटेंसी क्या है, जो मैं अरसा दराज से एलएमपोटेंसीज पे काम कर रहा हूँ, दे आर वर्किंग लाइक रॉकेट्स, बिलीव मी दे आर वर्किंग लाइक रॉकेट्स इन डिजेनरेटिव केसेस। कौन सी पोटेंसी यूज करनी चाहिए, वन साइडेड डिजीज क्या है, लोकल अफेक्शंस क्या है, इनकी इनकी क्या मैनेजमेंट डॉक्टर हरमन ने बताई है, मेंटल डिजीजेस क्या है, डॉक्टर हरमन ने क्या डाइट बताई है, क्या रेजिमेंट बताया है। अच्छा, मायाजम की गुत्थी भी सुलझने सुलझेगी इंशाल्लाह। सोरा क्या है, साइकोसिस क्या है, सिफिलिस क्या है, और पैथोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है, इस पे भी बात होगी इंशाल्लाह। हेयरिंग लॉ ऑफ क्योर क्या है, पैथोलॉजी, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, हेयरिंग लॉ ऑफ क्योर, पैथोलॉजी, इसका आपस में क्या रिलेशनशिप है, वी विल टॉक अबाउट इट। और नॉट ओनली टॉक, but I will justify my teachings through my own cases इंशाल्लाह, ठीक है। एंड इस पे फिर हम जब आपकी बेस बन जाएगी, याद रखें, तब आपको कोई भी सॉफ्टवेयर फायदा देगा। और मैं अरसे दराज से कंप्लीट डायनामिक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही फायदा मिल रहा है अपने केसेस में। और कंप्लीट डायनामिक सॉफ्ट देखें, अगर आपको ये पीछे जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये अगर आपको नहीं आती तो सॉफ्टवेयर अगर आपके पास मौजूद है तो सॉफ्टवेयर में आप क्या होगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है। जो एंटर करेंगे वही वापस आएगा। तो आपने क्या एंटर करना है, कैसे एंटर करना है, रिपर्टरी को कैसे यूज करना है, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। फिर इंशाल्लाह जब आपकी बेस बन जाएगी फिर मैं आपको केसेस दूंगा, वो केसेस आप खुद इंशाल्लाह रिपोर्टराइज करेंगे। मेरे केसेस, मेरे स्टूडेंट्स जब मेरे इस कोर्स को करते हैं तो फिर चंद केसेस में उनके सामने प्रेजेंट करता हूँ, बाकी मेरे केसेस में वो परफेक्ट दवाई तक पहुंच जाते हैं, ठीक है ना जी। तो क्योर्ड केसेस जो डिस्कस करेंगे, केस को कैसे लिया, कैसे रिपोर्टराइज किया, कैसे मरीज की सिम्टम्स ली, कैसे सिम्टम्स को रूब्रिक में कन्वर्ट किया, कैसे मैं एग्जैक्ट रूब्रिक को मैंने बेस बना के रूब्रिक्स को मैंने एलिमिनेटिंग रूब्रिक्स बनाया और मैंने रिपेटरी अपना रेमेडी सेलेक्ट करके। तो केस ऑफ स्किन अल्सर का केस है, इस केस को इम्प्यूटेशन का कहा गया था, माशाल्लाह वो बिफोर एंड आफ्टर मेरे पास पिक्चर्स हैं, पेशेंट बिल्कुल क्योर है। डायबिटिक फुट अल्सर का केस है, ये भी माशाल्लाह बहुत ही उस मसले से निकल आया जहाँ उसकी टांग काटी जा रही थी। क्रॉनिक अस्थमा पल्मोनरी हेमरेज का केस था, बड़ा ही मुश्किल केस था, माशाल्लाह पेशेंट विद प्रोलॉन्ग फॉलोअप इज क्योर्ड। एपिडर्मोलिसिस बुलोसा एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसका इलाज कहीं नहीं है। 30 ईयर इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, 30 साल बाद बंदा मर जाता है, बाई बर्थ होती है। लेकिन पेशेंट ने वेल रिस्पॉन्स किया,
मैंने कंप्लीट डायनामिक सॉफ्टवेयर पे रिपोर्टराइज किया, रिपोर्टोरियल चार्ट मौजूद है। आई विल डिस्कस इट इंशाल्लाह इन द लास्ट। एक्सिलरी एब्सेस और ट्यूमर का बड़ा ब्यूटीफुल केस है, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के केसेस हैं, और एपिलेप्सी के केस है विद हाइड्रोसेफेलस इन लार्ज हेड। वो भी पेशेंट काफ़ी उसने अच्छा रिस्पॉन्स किया, तो हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग इस को अवेल करेंगे और दुखी इंसानियत को मुख्तलिफ जो बीमारियों में घिरे हुए हैं उनकी मदद करेंगे। इसमें हमारा भी हिस्सा पड़ जाएगा। तो अगर आपने इसका इस केस के अंदर शमूलियत इख्तियार करनी है तो फ्रीली आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। चंद ही दिनों में हम इस कोर्स को स्टार्ट करने लगे हैं, और इसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल्स होंगे। तो मेरा जो कांटेक्ट नंबर है वो आपके स्क्रीन पे मौजूद है, आप इस पे लाजमन जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।